दोस्तों, आपका कमेंट बहुत सारा आ रहा था कि जैसा कि हमने आबकारी सिपाही में जो आप चाहे आबकारी सिपाही के लें, एक्साइज कांस्टेबल का आपका रिटन और फिजिकल हो चुका है और फिजिकल का रिज़ल्ट आने वाला है दोस्तों अगस्त में ही। जहाँ तक है कि सेकंड सप्ताह में या फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका फिजिकल का रिज़ल्ट आ जाएगा और सितंबर में आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों के कमेंट बहुत सारे आए हैं कि दोस्तों हमने कट ऑफ आपका बताया है कि लगभग कट ऑफ आपका क्या जाएगा, तो उसी के क्रम में आप लोगों ने कहा कि सर आप एक इंटरव्यू से जुड़ी हुई कुछ जानकारी हमें दें जिससे हमें इंटरव्यू में मदद मिल सके। तो दोस्तों आपके कमेंट के अनुसार हमने ये वीडियो आपके लिए ले आया है जिससे आप लोगों को इंटरव्यू में एक अच्छी खासी मदद मिल सके, आप इंटरव्यू में अच्छे खासे मार्क्स ला सकें। ठीक है दोस्तों, जो आपके सफलता की ओर अग्रसारित हो जाएंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों आपको इंटरव्यू में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और फिर किन किन बातों से क्वेश्चन, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, अधीनस्थ चयन आयोग से आपका भी इंटरव्यू होना है, तो आयोग में जो पैनल बनते हैं उस पैनल में, आपके पैनल में 3 लोग 4 लोग भी इंटरव्यूअर हो सकते हैं। एक आपका ब्लॉक होगा, कई सारे ब्लॉक बनते हैं, 2 3 4, आपकी संख्या कम है, हम लोगों के समय में ज़्यादा थी तो 5-6 ब्लॉक बने थे, तो आपके समय में कम संख्या है। ठीक है, तो 2-3 ब्लॉक भी बनेंगे तो भी आपका 1 हफ्ते के अंदर इंटरव्यू हो जाएगा। तो दोस्तों एक पैनल में 3 इंटरव्यूअर या 4 हो सकते हैं और वो चारों लोग जो होंगे एक अच्छे खासी लोग होंगे, बहुत ही जानकार होंगे, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के जानकार हो सकते हैं या बहुत सारी फील्डों के भी जानकार हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले आबकारी सिपाही में जो टोटल पद हैं वो आपको पता है कि 405 पदों पर आपकी नियुक्ति होनी है। आप जितने भी लोग हैं उसमें से 405 पद पर सिलेक्शन होने हैं। तो इन 405 पदों में दोस्तों जैसा कि कई सारे लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया कि अधिकतम लोगों के जो नंबर्स हैं वो सेकेंड क्लास में ही ज़्यादा टैली कर रहे हैं, यानी कि जो फिजिकल में नंबर मिले हैं वो पासिंग मार्क अगर समझें तो 12 तीनों में होगा, 36 होगा। तो इस तरह से उनसे थोड़ा सा ऊपर होकर के सेकंड में ज़्यादातर लोग हैं, बहुत कम लोगों के 50-52 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो मेरिट हमने एक अंदाज 60 के आसपास बताई है, तो उससे मेरिट उसी के आसपास रहनी है, 2 नंबर कम या 1-2 नंबर उससे कम ही जाएगी, ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू के लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है ये चीज़ें, जो एक तरफ लिखा है कि आपको ध्यान देना है और यहाँ पर लिख रखा है इन चीज़ों से, इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान से समझिए दोस्तों, एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा। अगर इंटरव्यू की बात हम कर रहे हैं, साक्षात्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों, साक्षात्कार आपका आबकारी पुलिस का जो इंटरव्यू या साक्षात्कार होना है उसमें इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और इन टॉपिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज़्यादातर कह लें या 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों में से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो चीज़ें हम यहाँ लिख रखे हैं इसके विषय में आप एक डायरी में नोट करेंगे, इन चीज़ों को नोट करेंगे और अपने आंसर आप खुद से लिखें जो आपको सही लगे। और आप चाहें तो हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि इस बात का आंसर हमारे लिए, हम इस फील्ड से हैं, हमारी ये इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, इस तरह से आप अपने डिटेल में बताएंगे, हम आपके उस टॉपिक को बताएंगे कि आपका इसमें आंसर क्या होना चाहिए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो अगर आप सफिशिएंट है अपना आंसर लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके अनुसार अपना आंसर को तैयार कर ले ताकि वहाँ पर जाने पर इंटरव्यू में आपको सोच कर बोलना ना पड़े, आपको जवाब आपके दिमाग में तैरता होना चाहिए। ठीक है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते किसे हैं, इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते किसे हैं? तो दोस्तों साक्षात्कार जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, दोस्तों साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से की गई वार्तालाप। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब एक किसी विशेष उद्देश्य के लिए वार्तालाप करते हैं तो वही आपका साक्षात्कार कहलाता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे क्या कि आपकी इंटरव्यू
में ड्रेस कैसी होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपकी ड्रेस बहुत मायने रखती है कि आपका लुकअप कैसा होगा। ड्रेस यानी आपका लुकअप कैसा होगा। तो यहाँ पर ड्रेस के बारे में हमने बॉय और गर्ल्स का लिखा है। तो दोस्तों ड्रेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो बॉय होंगे वो ड्रेस में सफ़ेद शर्ट ब्लैक पैंट, दोस्तों सफ़ेद शर्ट ब्लैक पैंट, या आप कह सकते हैं दूसरी शर्ट आप चूज करना चाहें तो हल्की आसमानी कलर की और ब्लैक पैंट में भी, या फिर नेवी ब्लू पैंट चल जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपका जो शर्ट पैंट होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए, जिसमें आप एक अच्छी पर्सनालिटी में दिखें। और दोस्तों इसके साथ में लोग कई कमेंट करते हैं कि क्या इस आपको टाई लगा के जाना है या कोट पहन के जाना है। तो दोस्तों कोट आप ना ही पहने तो ठीक है, टाई आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पर कि मैक्सिमम लोग टाई नहीं लगाते हैं। ये ऐसी बहुत प्रोफेशनल यहाँ पर इंटरव्यू आपका नहीं हो रहा है। आप एक सिपाही के लिए इंटरव्यू देने गए हैं तो आप टाई नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। अगर आपकी बहुत इच्छा है तो आप लगा लें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप टाई लगा कर जाएं, ठीक है। ड्रेस के लिए आप सफ़ेद शर्ट काली पैंट, या फिर आसमानी कलर की शर्ट और नेवी ब्लू पैंट, या फिर आप इससे मिलता जुलता लाइट कलर जैसे क्रीम कलर की आप शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ऐसी रंगीन और ऐसा कि देख करके भड़कीला लगे इस तरह की शर्ट आप नहीं पहनेंगे, ठीक है। इसी तरह से ड्रेस लड़कियों के लिए सलवार सूट आप नॉर्मल पहनेंगे, जो कि एक प्रोफेशनल लगे, ऑफिशियल लगे, प्रोफेशनल ऑफिशियल लगे। कोई बहुत ही रंगीला, बहुत ही चटकदार, बहुत ही भड़कीला ऐसा ना लगे। दोस्तों जिनकी अगर किसी लड़की की शादी हो चुकी है तो वो साड़ी पहन के भी इंटरव्यू दे सकती हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक फॉर्मल साड़ी आप पहनेंगी जो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप कहीं पार्टी में जा रही हैं तो उस तरह की साड़ी पहन के जाएं, ठीक है। ये दो टॉपिक आपके हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे पर। तीसरा टॉपिक आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों, अंदर जाते समय या बाहर आते समय। तो जब आप अंदर जाने के लिए दरवाजे पर पहुँचें दोस्तों, आपका नंबर आएगा, एक नंबर क्रमांक में दिया जाएगा, 10वां 11वां 12वां। जैसे मान लीजिए आपका 10वां नंबर है, आप डोर पे पहुंचेंगे, दरवाज़ा आसानी से धीरे से खोलेंगे, आप झटके से नहीं खोलेंगे, ठीक है, आराम से खोलेंगे। और फिर आप पूछेंगे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इंग्लिश में पूछना है तो मे आई कम इन सर, या हिंदी में ये कोई मैटर नहीं करता कि आप हिंदी में पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूछ करके फिर अब आपकी आवाज़ पूछने पर बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए, बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, एक मधुर आवाज़ होनी चाहिए कि उनको आसानी से सुनाई दे। ऐसा बहुत स्लो भी ना हो कि वो सुन ही ना पाएँ, ठीक है, फिर आपको जवाब ना दे पाएँ। तो एक मधुर आवाज़ में आप पूछेंगे कि मैं अंदर आ जाऊं, फिर वो बुलाएंगे आपको, फिर बिना पूछे आप बैठेंगे नहीं, वहाँ पहुँच जाएंगे, चेयर लगी होगी, वो आपको कहेंगे सिट डाउन या बैठ जाइए, तो आप बैठ जाएंगे। दोस्तों बैठने का तरीका मैं बता दूं, आपके सामने मेज़ भी लगी होगी तो लोग ऐसे करके बैठते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हाथ बंद करके मेज़ पे ऐसे टेक करके बैठते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो कुर्सी पे पीछे आपको सहारा लेकर, पीछे कुर्सी का सपोर्ट लेकर नहीं बैठना है दोस्तों, आपको फिट बैठना है। आप चाहें तो थोड़ा सा आगे की ओर झुक सकते हैं ताकि पीछे आपका कुर्सी से अटैचमेंट ना रहे, ठीक है। बात को ध्यान से सुनेंगे उनकी, और आप उसी के क्रम में आप उनका आंसर देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। दो चीज़ें हो गई, आप अंदर जाते समय उनसे पूछेंगे। सेम यही प्रक्रिया जब आप बाहर आएंगे तो दरवाज़ा आपको आसानी से बंद करना है, और बाहर आते समय उनको आप धन्यवाद या नमस्ते बोलेंगे, ठीक है। जाते समय आप भी, मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, जैसा भी होगा, इवनिंग है तो इवनिंग, ये आप बोल सकते हैं वहाँ जाते समय। आप अंदर जाएंगे फिर उनको नमस्ते या गुड मॉर्निंग या जो भी टाइम होगा उसके अनुसार आप करके फिर उनसे वो बैठने के लिए बोलेंगे, आप बैठ जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें आपकी हो गई। बाहर आते समय दरवाज़ा आपको नॉर्मली खींचना है, ऐसा नहीं कि दरवाज़ा खींचा और खट से बाहर उसमें फ्रेम में लड़ जाए और आवाज़ करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जब आप बैठ जाएंगे तो बैठने के बाद दोस्तों, मैंने स्टेप वाइज कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। बैठने के बाद जब आप बैठ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन शुरू होंगे पूछने, वो क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको आंसर देना है। तो आंसर देते समय आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। मतलब ये कि पहली बात तो जैसे कुछ लोग होते हैं जवाब देते समय
कहीं और देखने लगते हैं। तो अगर आप ऊपर देख के सोच रहे हैं तो लगेगा ये बंदा सोच रहा है, यानी जवाब देने में टाइम लगेगा फिर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, जिस सवाल के उत्तर प्रॉपर आपको पता है, क्लियरली आपको पता है, उसी का जवाब आप देंगे। जिस सवाल के उत्तर नहीं पता है उसके जवाब आप बनावटी नहीं देंगे। यदि आपको उत्तर पता है तो आप बताएंगे, नहीं पता है तो आप सॉरी बोल करके आगे कह सकते हैं कि भाई सर आप अगला क्वेश्चन पूछें, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इससे आपको कोई वहाँ पर इसका डीमेरिट नहीं होगा, इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन की जानकारी आपको नहीं है, या आपको इस क्वेश्चन की जानकारी थी, प्रेजेंट टाइम में आपके दिमाग में उससे जुड़ी हुई बातें नहीं आ पा रही हैं। ठीक है। अगला आई कांटेक्ट। जब आप उनके क्वेश्चनों के जवाब देते हो तो आप उनसे नज़र मिला के बात करें। नज़र मिलाने का मतलब ये है कि उनको घूरना नहीं है, आप नॉर्मल वे में उनसे फेस टू फेस बात करेंगे, नज़र उनकी तरफ होगा, कहीं आप इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे। और फिर जब जवाब दे रहे हैं तो इसके साथ साथ आप बार बार हाथ को हिलाते हुए या सर को हिलाते हुए, या वो कुछ कह रहे हैं तो बार बार आप हाथ मुंह ऐसे कई चीज़ें, आप सर पैर हिलाते हुए बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल में रखना है। ना तो आपको बहुत ज़्यादा हाथ हिला करके वहाँ पे आपको आंसर देना है, ना सर हिला करके। इस तरह से इन बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आई कांटेक्ट। अब जब आप जवाब दे रहे हैं तो यहाँ लिखा है व्यर्थ में ज़्यादा ना बोलें। व्यर्थ में ज़्यादा ना बोलें, यानी जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दें, उसमें अपनी बातों को अपनी तरफ से जोड़ करके बताने का प्रयास ना करें। जितना सफिशिएंट है सरल भाषा में उत्तर दें और वाणी को समाप्त करें। एक ही क्वेश्चन को, जो एक लाइन का क्वेश्चन है, उसको आप घुमा फिरा के उसी चीज़ को कई बार ना बताएं, है ना। इससे आपको इस बैड इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है। तो दूसरा क्या है अगला, कि लोग उत्तर देते रहते हैं या बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कई टीचर्स पढ़ाते रहते हैं तो उनके भाषा में, उनके पढ़ाने में कई बार ऐसी बातें आती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं उनके लेक्चर में। जैसे मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो 10 मिनट में कई बार रिपीट हो गया और 10 मिनट के इंटरव्यू आप देने गए। यदि आपकी ऐसी कोई आदत है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें कि इन चीज़ों से अवॉइड हो। जैसे कई लोग कहते हैं है ना, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ओके ओके हर बात में। तो ऐसा नहीं कि हर टॉपिक पे आपको ये चीज़ें दोहरानी होती हैं। ठीक है। सिर हिलाते हुए जवाब ना देना या हाथ हिलाते हुए जवाब ना देना, ये हमने बता दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा शब्द जो बार बार रिपीट होता हो आपसे, जिसके जैसे आप एक ही सवाल के जवाब दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है, उसी सवाल के जवाब में फिर आपने कहा मेरा कहने का मतलब ये है। इसका मतलब आपके कहने का मतलब एक लाइन में क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके कहने का जो मतलब है, जो आप बताना चाह रहे हैं, वो एक लाइन में बता ही नहीं पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें, रिपीट ना हो। फिर आगे हमने लिखा है कि लास्ट में जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए, वो कहेंगे भाई 3 लोग होंगे तो तीनों लोग क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वेश्चन पूछने के बाद जब आपसे कहेंगे ठीक है आप जा सकते हैं, तो आप उन्हें थैंक्स कहेंगे, नमस्ते कहेंगे या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी होगा वो कह के आप वहाँ से निकलेंगे। ठीक है। इतना करने के बाद आप दरवाज़ा आसानी से क्लोज करेंगे। ये हो गई आपकी सावधानियाँ, या आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ठीक है दोस्तों। अब मैं आता हूँ कि किन टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर जो होंगे वो किन किन बातों से, किन किन टॉपिक्स से, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहला आपके बारे में इंट्रोडक्शन, आपके बारे में इंट्रो। तो उस इंट्रो में आप अपना नाम बताएंगे, पिताजी का नाम बताएंगे। आप चाहें तो अपना क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हुए और पता बता सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है। तो इंट्रो में आप इतना बता देंगे। फिर जब वो आप नाम बताएंगे, आप शहर बताएंगे, तो वो आपके नाम पर भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। नाम से क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम ब्रजेश है, मेरा नाम ब्रजेश है। ठीक है। तो ब्रजेश नाम इस शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछ सकते हैं, मतलब इस शब्द का मतलब क्या है। पर्यायवाची का मतलब क्या हो गया, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे मेरे नाम
का मतलब ब्रिज ईश, ब्रिज धन ईश, ब्रिज ईश का मतलब ईश्वर, ब्रिज का मतलब हो गया विष्णु। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के नाम की ये पर्यायवाची बन जाती है। तो नाम से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाम से दो तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। पहला ये कि अपने नाम का मतलब बताएं, अर्थ बताएं। दूसरा ये कि आपके नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बताएं, यूपी लेवल पे या आपके जिले लेवल पे या इंडिया लेवल पर। आपके नाम से बहुत सारे नाम हैं, जैसे किसी का नाम मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह यादव के नाम से जो व्यक्ति फेमस है उसके बारे में बताएं। अगर किसी का नाम यहाँ पर अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन इस तरह से फेमस व्यक्ति का नाम बताएं। किसी का नाम आमिर है तो आमिर से जुड़ी हुई, सलमान है तो सलमान से जुड़ी हुई। भाई जो भी आपका नाम है वो नाम का मतलब, और दूसरा क्या, उस नाम से संबंधित कोई व्यक्ति अगर फेमस है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि वो कौन है, किस पद पे है, क्यों फेमस है। इतनी बातें हो गई। फिर आप अपने में नाम बताएंगे, शहर बताएंगे। आपके नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हमने बता दिया कि उसके बारे में अगर कोई है तो आप सर्च कर लेंगे और नोट्स बना के लिख लेंगे, उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। शहर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ तो इलाहाबाद से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं आप उसको डिटेल में पढ़ लें, डिटेल में पढ़ करके नोट्स बना लें। यदि आप अयोध्या के रहने वाले हैं, यदि आप कानपुर के रहने वाले हैं, यदि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, जहाँ के भी रहने वाले हैं, वहाँ पर जो चीज़ फेमस हो उस शहर में, आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपके शहर में दो चीज़ें ऐसे बताइए जो फेमस हो, जिसके लिए आपका शहर जाना जाता हो। तो ऐसी चीज़ों को आप नोट्स बना करके नोट कर लें। आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ फेमस जरूर होगा, ठीक है। या फिर कोई आपके शहर से राजनीतिक व्यक्ति, कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जो काफ़ी पॉपुलर रहा हो, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। कहीं भी किसी को कोई डाउट होता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, आप हमें फ़ोन कर लें। मैं आपके फ़ोन का तुरंत रिस्पांस करता हूं। यदि तुरंत रिस्पांस नहीं होता, मैं ऑफिस टाइम में हूं या किसी और कार्य में व्यस्त हूं, तो मैं आपको कॉल बैक जरूर करता हूं। आपके जितने भी कमेंट यूट्यूब पे आए मैंने सबके रिप्लाई किए हैं दोस्तों। तो आपसे ये मेरा निवेदन होगा कि दोस्तों आप वीडियो को देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करने में आप कंजूसी ना करें, और लाइक करते हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा भी सपोर्ट करें दोस्तों। मैं ताकि आपको ऐसे वीडियो आपके सिलेक्शन तक आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको सफलता दिलाने के लिए प्रयास करता रहूं। अगला पॉइंट है दोस्तों पढ़ाई या शिक्षा डिटेल में। तो दूसरे पॉइंट में आपकी पढ़ाई से पूछा जा सकता है कि आपने क्या पढ़ाई की। तो जैसे आपने हाई स्कूल इंटर बताया, इंटर लेवल की वैकेंसी है तो इंटर तो बच्चा किया ही होगा। भाई इंटर लेवल की वैकेंसी होगी तो इंटर किया होगा, फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन भी किया हो सकता है। तो आप बताएंगे हमने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। तो लास्ट शिक्षा अगर आपने ग्रेजुएशन की तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई ग्रेजुएशन आपने क्या किया, बीए किया या बीएससी किया या बीकॉम किया या बीटेक किया या बीआ किया या फिर और भी जो भी आपके बैचलर डिग्री में आते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। या आपने एमए किया, एमटेक किया, एमएससी की, एमबीए की, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। तो जो आपने लास्ट में पढ़ाई की है उसके बारे में आप डिटेल में जानकारी कलेक्ट करें कि वो आपने जो पढ़ा उससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ, या उसको पढ़ाई करने का आपका क्या उद्देश्य था, या उससे आपने क्या हासिल किया। इन सब चीज़ों से पढ़ाई। जैसे कोई बच्चा अगर बीटेक का है तो बीटेक आपने मान लिया कंप्यूटर साइंस से किया है। अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है तो कंप्यूटर साइंस में बीटेक का जो रोल है या उसका क्या उपयोगिता है या उसके पढ़ाई का क्या महत्व आपके जीवन में आया, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, मान लीजिए बीएससी मैथ से किए या बायो से किए या एग्रीकल्चर से किए, तो अगर मैथ से बच्चा किया है तो मैथ, उसमें आपको क्या देखना है कि मैथ का उपयोग कहाँ होगा। मैथ आप बीएससी किए तो उससे आपको आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या चीज़ सीखने की मिली, या आगे ये आपके कैरियर में कैसे आपके कैरियर में वहाँ पर वो क्या चेंजेस ला सकते हैं जो आपने पढ़ाई की, या फिर हम ये कहें कि वो कैसे आप उसको उपयोग करेंगे अपने जीवन में, ठीक है। फिर तीसरी बात आएगी दोस्तों पढ़ाई में गैप। जैसे मान लिया कि आपने ग्रेजुएशन किया 2015 में, आपने ग्रेजुएशन किया 2015 में, अब ये 16 में आपने वैकेंसी तो डाल दी, फिर 16 के बाद वैकेंसी डालने के बाद आप 15 से क्या कर रहे हैं, या आपने 16, 17, 18 में ग्रेजुएशन किया
तो जो भी किया, जब भी किया, तो उसके बाद यदि हम कहते हैं कि यहाँ पर 2 साल का गैप है, ये 2 साल का गैप, या आप कहें कि 21 तक अगर आपने 15 में इंटर किया या फिर 17-18 में ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसके बाद अगर गैप है, यानी कि एक पढ़ाई के बाद आपने मान लिया कि बीएससी किया और बीएससी के बाद आप बैठे ही हैं अभी तक और आज आप इंटरव्यू देने आए, तो जो बीच का जो गैप है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इस गैप में आपने क्या किया? तो हो सकता है कोई बीटेक का बच्चा हो तो प्राइवेट जॉब कर रहा हो सकता है कोई एग्रीकल्चर का बच्चा हो तो वो भी प्राइवेट जॉब कर रहा हो एग्रीकल्चर फील्ड में, बीएससी का बच्चा हो तो कहीं कुछ कर रहा हो, टीचिंग में है, एमएससी कर रहा है, या फिर कहीं कोचिंग चला रहा है। तो आपने क्या किया हो उसके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से नोट्स तैयार करके वो सेट कर लेना है कि हमें एक्चुअल में इस पॉइंट पर इस टॉपिक को इस हिसाब से बताना है, जिससे कि आपका कम समय भी लगे और मेन फैक्ट को आप बताएं ताकि वो अच्छी आपकी पकड़ बना सके इंटरव्यू में। ठीक है, तो पढ़ाई में जो गैप होगा उसका पॉजिटिव आपको बताना है कि ये गैप में हमने ये किया। ठीक है, अगली बात, यदि कहीं और जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में, यदि इस बीच में मान लीजिए आपने 16 की वैकेंसी थी, इसके बीच में आप इंटरव्यू आज देने आए, तो कुछ लोग बीच में जॉब भी कर रहे होंगे। तो यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी, जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं उससे जुड़े हुए तथ्य आपको पता होने चाहिए, उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे करंट अफेयर्स के भी पूछे जा सकते हैं। हाल में जो कुछ हो रहा है करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मंत्रिमंडल में जो बदलाव हो रहा है, या यूपी सरकार में जो भी मंत्री हैं इनके बारे में किसी के, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर आयोग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। यूपी SSS के बारे में भी पूछा जा सकता है, इनके चेयरमैन का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर आप थोड़ा सा देखते रहेंगे, आयोग के बारे में, अधीनस्थ आयोग के बारे में कुछ डिटेल्स आप पढ़ लेंगे, मोटे मोटे फैक्ट्स जो हैं 4-6 लाइनें आप इनमें देख लेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के बाद आप जो न्यूज़पेपर रोज पढ़ेंगे, तो जैसा कि कई बार ऐसा हमारे साथ तो नहीं, दूसरे बच्चों के साथ हुआ कि जो कल के न्यूज़पेपर में था वो आज पूछा गया, या आज के सुबह के न्यूज़पेपर में था तो उन्होंने पूछा आपने न्यूज़पेपर सुबह पढ़ा था क्या? अगर आपने हाँ कहा तो उसमें जो आज चर्चित चीज़ होगी, ऐसी कुछ जो चर्चित होगी वो आज का सवाल ही बन गया। आज के ही सुबह के पेपर में उन्होंने पूछा क्या आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो आपने कहा हाँ, तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो न्यूज़पेपर में कोई चर्चित या कोई ऐसी न्यूज़ जो हफ्ते 10 दिन लगातार अब बन रही है, तो उसके बारे में आप जानकारी रखेंगे हॉल में, इंटरव्यू के आसपास जो समय होगा। फिर अगला, फिर इस बात पर क्वेश्चंस बन सकता है कि भाई अन्य की अपेक्षा आप में ऐसा क्या गुण है, आप में ऐसी क्या एलिजिबिलिटी है जिससे हम आपको सेलेक्ट कर लें और अगले बंदे को ना लें। भाई आप गए हैं, अगर 405 सीट है, वहाँ पर 600 बंदे जाते हैं, तो किसी और को सिलेक्ट नहीं करना है, यानी उनको कम नंबर देना है, आप उनसे बेहतर हैं, तो इस बात को आपको प्रूफ करना होगा कि आप उनसे बेहतर कैसे हैं। ठीक है, तो इस बात के आप आंसर लिख लें। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप हमें बताएंगे, हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे कि आप अन्य से कैसे अच्छे हैं, क्यों आपको हम सेलेक्ट करें। अगला, इंटरव्यूअर की फील्ड। अब भाई इंटरव्यूअर की जिस फील्ड में रुचि होगी, उसकी एग्जामिनर की जिस फील्ड में रुचि होगी, वो जैसे आपको जो चीज़ें पसंद होती हैं जनरली आप उससे क्वेश्चन करते हो, या जो पसंद है आप उससे ज़्यादा खाते हो, तो जो चीज़ें आपको माइंड में, आपके माइंड में ज़्यादा रहेंगी आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे। तो जो सामने बैठा बंदा है उसके मन में जो चीज़ें होंगी वही तो पूछेगा। अगर किसी अच्छी फील्ड से, किसी पर्टिकुलर एक फील्ड का वो फेमस बंदा है, उसको उस फील्ड की अच्छी पकड़ है, तो उससे क्वेश्चन पूछेगा, तो वो इंटरव्यूअर के फील्ड की भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें वो रुचि रखते हैं। तो ये हम नहीं बता सकते कि वो किस फील्ड से संबंधित हैं, वो बैठा बंदा किसी भी फील्ड का हो सकता है। फिर अपने पद का कार्य या विभाग के बारे में, जिस पद के लिए आप चयनित हो रहे हैं, आबकारी सिपाही के क्या कार्य हैं, इसको भी थोड़ा सा जानें, और विभाग के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखें। आप क्या रखेंगे अपने पद के कार्य के बारे में, तो कार्य के बारे में आप जान लें, थोड़ा सा नोट्स बनाएं, और विभाग के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखें कि ये विभाग क्या है, इस विभाग में कौन कौन से रैंक के कौन से पद हैं, आपका प्रमोशन आगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखेंगे। फिर लास्ट में रुचि और उपलब्धियां, आपकी रुचि किस में है, जैसे हम कहते हैं आपको क्या पसंद है, ऐसा
तो आपने अगर क्रिकेट बताया तो क्रिकेट के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपने म्यूज़िक बताया तो म्यूज़िक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे अगर वो क्वेश्चन पूछें तो आप उनका जवाब दे सकें। ठीक है, किताब पढ़ने में रुचि है तो किताबों के नाम, लेखकों के नाम, इस तरह से, या उपलब्धियाँ, आप जो आपकी पढ़ाई हुई, जो आपने इतना समय बिताया, उसमें क्या कोई आपने उपलब्धि प्राप्त की, जैसे कोई अच्छा सर्टिफिकेट, कहीं से आपको कोई सम्मान मिला हो, कोई आपको मेडल मिला हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपसे वो चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी जानकारी के लिए अच्छा हो, आपके इंटरव्यू में सपोर्ट करें, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इंटरव्यू के बाद आपके सिलेक्शन होंगे तो हम आपका इंटरव्यू फिर से लेंगे, आपके घर पर आकर लेंगे। दोस्तों, जय हिंद।